नमस्कार दोस्तों, अगर आप आम ज़िंदगी से तंग आ गए हैं, तो आज मैं लेके आया हूँ एक से ऐसी सरकारी नौकरी जहाँ आपको स्टेबल और रेस्पेक्टेबल दोनों तरह की जॉब मिलेगी। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 2025 की। यहाँ पर आपको फुल डिटेल और इन्फॉर्मेशन और स्टडी स्टडी प्लान मिलेगा, ठीक है? मैं इस वीडियो में आपको पूरी सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि आपको ईपीएफओ क्या है, ईपीएफओ की परीक्षा का पैटर्न क्या है, ईपीएफओ में क्या करना होता है, ईपीएफओ का जॉब प्रोफाइल कितना, पैसा कितना मिलेगा और फिर इसका हमको कैसे-कैसे बेनिफिट होगा और हम जो नॉर्मल आप तैयारी कर रहे हो एसएससी या फिर आप यूपीएससी, स्पेशल यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, तो आप कैसे ईपीएफओ में भी अपना हाथ मार सकते हो क्योंकि उद्देश्य सिर्फ डीएम और एसपी बनना नहीं है, अगर कुछ मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस मज़ेदार वीडियो के साथ। मैं अभिषेक कुमार। आज हम बात करते हैं एक आसान भाषा में समझते हैं। चलो, तो हम पहले आते हैं कि इसका पोस्ट का नाम क्या है, ठीक है? और इसकी बॉडी क्या है, कंडक्टिंग बॉडी क्या है? पहली बात तो कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी है, जो आईएएस, पीसीएस की तैयारी कराती है। नहीं तैयारी नहीं सॉरी, सिलेक्शन कराती है, ठीक है? उनका इंटरव्यू लेना, परीक्षा लेना ये सब कराती है, लेकिन इसी काम को ईपीएफओ में भी लगाया जाता है, ठीक है? इसमें अब यूपीएससी जो है सिर्फ आईएएस वालों का एक वो नहीं लेती, उसमें भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया और ईपीएफओ हो गया, ठीक है? सीएपीएफ वगैरह का भी एग्जाम लेती है, ठीक है? और डिपार्टमेंट हो गया जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसकी जो पोस्ट है, ये दो पोस्ट हैं, ईओ और एओ और एपीएफसी, ठीक है? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर कमिश्नर, ठीक है? ध्यान रखना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो आपको पोस्ट समझ में आ गई, ठीक है? कंडक्टिंग बॉडी समझ में आ गई क्या है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, मतलब आप सक्षम हो इस परीक्षा को देने के लिए, आप क्या तैयार, मतलब आप क्या उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो? तो सिंपल फुलफिल करते हो, इसके लिए आपको सबसे पहले 18 साल का होना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है? ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी स्ट्रीम में, बीए, बी फार्मा, बी टेक, बी कॉम, जो भी आपने किया हो, ठीक है? ठीक है, बस वो यूनिवर्सिटी असली हो, किसी भी फर्जी यूनिवर्सिटी से ना किया हो, ठीक है? देन उसके बाद में आपकी मैक्सिमम एज होगी 30 साल, ये होगी अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, और ईपीएफसी जो कमिश्नर वाली पोस्ट है उसके लिए 35 साल। लेकिन यहाँ पर जो एससी एसटी और ओबीसी और पीडब्ल्यूडी वाले जो बच्चे हैं, उनको लिए भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है? देन उसके बाद वाले बाद में देखेंगे, ठीक है? एग्जाम पैटर्न क्या होता है? सिंपल एग्जाम पैटर्न होता है, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता, ज़्यादा ज़्यादा तामझाम नहीं होता, सिंपल स्टेज वन होती है। स्टेज वन में क्या होता है? रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में कुछ नहीं है, 200 क्वेश्चन, दो 120 क्वेश्चन होते हैं और वो आउट ऑफ मतलब 300 मार्क्स के होते हैं, जिनमें आपको ड्यूरेशन मतलब टाइम मिलता है 2 घंटे का। 2 घंटे टाइम में आपको ये 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2 आवर में, और आपको 1/3 मतलब 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा, ठीक है? काट दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो सिलेबस का जो टॉपिक है, सिलेबस कहाँ-कहाँ से आता है, तो ये भी समझ लेते हैं हम, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या ये पहले पढ़ा है या हम पढ़ रहे हैं, तो उसको थोड़ा इम्प्रूव करके हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सिंपल आपको इसमें क्या करना है, इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल है कि रानी लक्ष्मीबाई, या फिर उनका स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, गांधी जी का स्ट्रगल हुआ, भगत सिंह का स्ट्रगल हुआ, तो ये सबको स्ट्रगल पढ़ना है, मतलब जो मूवमेंट्स वगैरह हैं इन सबको पढ़ना है, जो हम कैसे हमें आज़ादी मिली उससे पहले तक का इतिहास, ठीक है? देन उसके बाद में करंट इवेंट हैं, ठीक है? डिपार्टमेंटल इश्यूज़, ठीक है? इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, पॉलिटी इकोनॉमी समझ गए? इकोनॉमी अपने आप में एक सब्जेक्ट है और पॉलिटी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ठीक है? इन सबको देखना है क्योंकि ये नॉर्मल हम पढ़ते रहते हैं। जनरल अकाउंट प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंट प्रिंसिपल्स मतलब जो अकाउंट वाले बच्चे होंगे वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, मैं यहाँ समझाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है? इंडस्ट्रियल रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लेबर लॉस, मतलब अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी मान ले, यहाँ पर कोई कंपनी काम कर रही है, इसमें 10 तरह के मजदूर काम करते हैं, तो ये मजदूर किस रूल्स के तहत काम कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा काम तो नहीं कराया जाता। कंपनी का लॉ क्या बोलता है, कंपनी लॉ क्या बोलता है, जो इनका जो मालिक है वो इन पे क्या अत्याचार तो नहीं कर रहा, ज़्यादा काम तो नहीं करा रहा, इन सब की जो तामझाम है ये सब आपको इसमें लेबर लॉस में पढ़ना होगा, ठीक है? नॉर्मल जनरल साइंस पढ़नी होगी, जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देन जनरल नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको रीजनिंग और फिर आपको मैथ भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है? मैथ रीजनिंग भी आता हो। देन सोशल सोसाइटी इन इंडिया, मतलब जो हमारा भारतीय समाज है इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए।
ठीक है, ये मैथ्स टॉपिक है। देन इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं स्टेज 2 में। जब आप ये सारे टॉपिक, ये जो टॉपिक है आप इनके माध्यम से इन्हें पढ़ के और वो ये वाला पैटर्न फुलफिल करके, तो आप 120 मार्क्स में 300 वाला क्वेश्चन करके तो आप पहुँचते हो। अगर वो पास कर लेते हो तो इंटरव्यू आपका मैथ्स 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में क्या होता है कि इंटरव्यू जब आपने स्टेज 1 क्वालीफाई कर लिया तो स्टेज 2 के लिए बुलाया जाता है और फिर यहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद मेरिट लिस्ट लगती है, फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है, थोड़ा मेडिकल भी होता है, फिर आपके पास फाइनल कॉल लेटर आ जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में आपको इसका जॉब प्रोफाइल भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, जॉब प्रोफाइल में क्या होता है, जो अकाउंट होता है, अकाउंट ऑफिसर है या ईओ, ठीक है, इन्फॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट और ऑफिसर, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलकर, ठीक है, अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, अकाउंट ऑफिसर मतलब वही खाते वाते का देखना। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो समझिए कि जो हमारे मजदूर होते हैं, जहाँ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई कर्मचारी है, मान लीजिए कोई भारत सरकार है और भारत सरकार में ए नाम का कर्मचारी काम करता है, तो इसको जो सैलरी मिलती है उसका पेंशन, ठीक है, पेंशन, इससे कितना काम कराया जा रहा है, इन सबके जो रूल्स वगैरह ये देखते हैं। जो पेंशन वगैरह काम है वो ये देखते हैं, पैसे का लेन देन वगैरह ये देखते हैं। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात हुई तो वो ये देखेगा, नीचे वाला पोस्ट, नीचे वाला मतलब एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर देखेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब प्रोविजनल फंड वगैरह को देखो एंड रिपोर्ट वगैरह ऑडिट करो। ठीक है, देन मंथली सॉरी जो फील्ड वर्क होता है उसको करो। ठीक है, थोड़ा बहुत फील्ड वर्क होता है और डेस्कटॉप होता है, मतलब ऑफिस में बैठ के मजे ही मजे, पिज्जा ऑर्डर करो, खाओ पियो मजे लो। ठीक है, एंड उसके बाद में वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट, जो भारत सरकार की लेबर मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये आते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाला है उसमें सेम ही है, मतलब कुछ नहीं है, ये भी वैसे ही, ये थोड़ा बड़ा ऑफिसर हो जाता है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, थोड़ी पावर वगैरह ज़्यादा आ जाती है, जो पॉलिसी आती है उनको लागू करते हैं। ठीक है, और ऑफिसर वगैरह की लेवल वगैरह को मैनेज करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में रेस्पेक्टेबल जॉब होती है, ए ग्रुप की जॉब होती है। ठीक है, देन इसके बाद में जॉब प्रोफाइल समझ ली। अब इसके पैसे वैसे की बात कर लेते हैं, कितना पैसा मिलता है, क्या हम घर चल जाएगा या नहीं चल जाएगा। तो पे लेवल 8 होता है, पे लेवल 8 का मतलब होता है कि आपको 47,000 से 1,51,000 के बीच में प्लस डीए फिर एचआर ट्रैवल अलाउंस इन हैंड मिलेगा। इन हैंड लगभग आपको 85,000 के समथिंग मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे। देन जो एपीएफसी है, एपीएफसी होता है उसका पे लेवल 10 होता है। देन इसके बाद में क्या होता है, आपको 56,000 से 1,77,000 के बीच में सैलरी मिलती है। देन आपको इन हैंड 1 लाख से 1 लाख या 95,000 के बीच में आपको सैलरी मिलती है इन हैंड। ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हो। ओके, पैसा काफ़ी है, इतना चल जाएगा घर। ठीक है, देन आप ये सारा ना एक साथ समझते हैं। स्टेज होती हैं, ड्यूरेशन समझ लेंगे, मार्क्स समझ लेंगे। तो रिटन एग्जाम होगा पहला स्टेज, देन ऑब्जेक्टिव होगा सारा पेपर, देन 300 मार्क्स का। ओके, देन इसमें मेंस नहीं होता, मतलब लिखित वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला कोई कॉन्सेप्ट। देन आपको पर्सनल टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें क्या है आपको 100 मार्क्स का है। ठीक है, उसमें देख लेना मेरिट कितने की। जो रिटन का वेटेज है वो 75 और इंटरव्यू का वेटेज है वो 25%। ठीक है, देन उसके बाद में आप समझ लीजिए इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, हम इसको कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपको है ना, जो एनसीईआरटी की बेसिक नॉलेज है आपको पक्का पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। और एग्जाम, ये बच्चे तभी ये वीडियो देखते हैं तब नोटिफिकेशन आ जाता है, पहले से कोई प्रिपेयर नहीं होता है खासकर। तो अगर आपने 2 महीने या 3 महीने एग्जाम से पहले वीडियो वीडियो देख रहे हो तो पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी का बेसिक फंडा पता ही होने चाहिए। ये एकदम लागू है कि आपको पता होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, जो भी है, इन्वायरमेंट जो भी है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बेसिक पता होना चाहिए, एडवांस नहीं। जब रिवाइज करोगे तो बेसिक आपको याद आ जाएगा और वो एडवांस में बदल जाएगा। देन जीएस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनकी सबकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद स्पेसिफिक बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जो आपके पास पुराने नोट्स हैं उनको ही आप रिवाइज करो। ठीक है, पुराने नोट्स को ही रिवाइज करोगे तो एक ही चीज़ दोबारा 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 करोगे तो वो दिमाग में बढ़ती रहेगी। देन करंट अफेयर आप पढ़ ही रहे होगे, अगर आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो तो हर कोई करंट अफेयर पढ़ता रहता है। तो या तो वो क्या करेगा, या तो कोई मैगजीन फॉलो कर रहा है, या न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा है, या फिर वो किसी भी यूट्यूब चैनल से न्यूज़ को फॉलो कर रहा है डेली वाली, तो वो उसके लिए काफ़ी है। ठीक है, देन इसके लिए आपको जो कंपनीज वगैरह के जो होते हैं ना, जो पॉलिटी वगैरह के जो करंट अफेयर, उस पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह है। ठीक है, ये सब न्यूज़पेपर और ऐप्स वगैरह के माध्यम से आप तैयारी कर रहे हो। लेबर लॉस और अकाउंट्स वगैरह की जो जानकारी है वो इग्नू के नोट से कर सकते हो। इग्नू के नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं इन सब मामले में।
ठीक है, इन सबको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसका इसका थोड़ा वेटेज ज़्यादा है। वेटेज का मतलब ये है कि क्वेश्चन थोड़े हार्ड आएंगे, क्योंकि आपने पहले कभी पढ़े नहीं होंगे। जब आप पढ़ोगे तो हार्ड लगेंगे, देन आप पहले पढ़ लोगे तो कम से कम 50% क्वेश्चन सही कर देते हो या 75% क्वेश्चन सही कर देते हो, तो आपके नंबर ऑफ सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट एक दो दे लो, स्पीड वगैरह चेक कर लो अपनी कि क्या स्पीड है, कैसे मॉक में क्या स्कोर हो रहा है, ये सब देख लो पहले ही। ठीक है, देन आपको बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, कि बस सजेस्ट कर रहा हूँ, ये कोई लागू नहीं है कि आप अप्लाई नहीं है यहाँ पे कि आपको करना ही है। पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत एक दो बार पढ़ सकते हो। देन इकोनॉमी के लिए आप रमेश सर का बुक है एक अच्छा है, या आपके पास कोई नोट्स है वो पढ़ सकते हो, या नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, देन लेवल लॉस के लिए बेयर एक्ट पढ़ सकते हो, बेयर एक्ट और इग्नू के नोट्स पढ़ सकते हो। अकाउंट्स वगैरह के लिए नितिन प्रकाश की एक बुक आती है वो देख सकते हो, या एनसीईआरटी के नोट्स देख सकते हो, ये भी अच्छे ही है, मैं तो यही प्रेफर करूँगा। ठीक है, करंट अफेयर के लिए विजन का मैगजीन या दृष्टि विजन जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हो वो देख लो, एंड न्यूज़ पेपर कंटिन्यू। ठीक है, ये इतना काफ़ी है। देन इसके बाद में एक्स्ट्रा टिप्स मैं यही बोलूँगा कि स्टडी जो स्टूडेंट्स के लिए होता है कि टाइम को मैनेज करें इसमें, और फोकस अगर आप इस ईपीएफओ वगैरह पे आप फोकस कर रहे हो तो टॉपिक्स को है ना लेवल लॉस वगैरह वाले टॉपिक्स को ज़्यादा देखें। ठीक है, ये आपको अगर मान लो आपने पहला स्टेज क्वालिफाई कर लिया, तो आप जब इंटरव्यू जाओगे ना तो सारे क्वेश्चन यहीं से होंगे। वहाँ ये नहीं पूछेगा कि अगर भारत पाकिस्तान पे हमला कर रहा है तो फिर उसने कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्वेश्चन ये और एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं, इसके लिए यहाँ कंपनी लॉ के बारे में ही पूछेगा, उनके हित में आप कैसे काम कर सकते हो ये सभी पूछेगा। ठीक है, देन आपको जो भी आप मॉक वगैरह है उनकी प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आएगी, एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी आएगी तो फिर आप सिलेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे ध्यान दो, आप कहाँ कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हो। देन आपने मान लीजिए कि कोई, हाँ कोई ऐसे मान लीजिए कि कोई आपने एक मॉक लगाया है, कि मान लो ए मॉक लगाया है जिसमें आपके 50 क्वेश्चन ठीक गए आउट ऑफ 100। ठीक है, 50 में से आपने मान लीजिए जो 50 तो ठीक गए, 50 क्वेश्चन ठीक गए और 50 में से 50 गलत भी तो गए। तो ये जो गलत गए हैं ये क्यों गए हैं, इस टॉपिक्स में ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिन्हें आप टच भी नहीं कर पाए, ऐसे कौन से टॉपिक्स थे जिन्हें आप 50% टच कर पाए, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो आपने जानबूझ आपको लग तो रहा था ये लेकिन हो गए इन सबको है ना, इनको फिल्टर करो। देन ऐसे टॉपिक देखो जिनको आप टच ही नहीं कर पाए, उन टॉपिक को आपने हर मॉक में से आपने 20 टॉपिक भी ऐसे निकाल लिए ना जिनको आप टच ही नहीं पाए, और उन्होंने आपने फिर वो अपने चैट जीपीटी या आप नोट से आपने उनको प्रिपेयर कर लिया, तो अगले वाले मॉक में आपको वो क्वेश्चन संख्या 10 ही बचेगी, और अगले वाले में 5, अगले वाले में 0, फिर आप पूरा का पूरा पढ़ पाओगे। देन जिनमें 50% थे उनको एक बार देख लोगे, अगली बार उनका परसेंटेज 100 हो जाएगा। तो मान लीजिए आप एक नया मॉक दोगे, एक नया मॉक देने जाओगे तो आपकी फिर जो आप पहले 100 में से 50 कर पा रहे थे, आप शायद उसमें से 75 कर पाओ, और सिलेक्शन ऑफ नंबर चांसेस बढ़ जाएंगे, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब या शेयर कर सकते हो। ठीक है, देन मुझे थोड़ा अगर लाइक वगैरह कर दोगे तो थोड़ा मेरा यूट्यूब पे थोड़ा पैसे वैसे आने लगेंगे, लेकिन अभी कोई उम्मीद तो नहीं है। बस मैं इसीलिए भी ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको एक बेहतर जानकारी मिल सके इस उलूल-जुलूल दुनिया से, कि कुछ भी तामझाम अपने कोर्स बेचेंगे पीछे, पहले तो सिलेबस समझाएँगे फिर कोर्स बेचेंगे, ऐसे रत्ती के भाव में, फिर ये लोगों से पैसे झाड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये ऐसी तैयारी होती है कि इनको है ना थोड़ा ध्यान देना होगा, मतलब आप पढ़ोगे ना तो आप कर पाओगे। ठीक है? ठीक है? तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद।